जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पॉलिटी का जो चैप्टर अपना एम लक्ष्मीकांत का उसको पूरा सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन संविधान की मूल संरचना इसको मैं एक टॉपिक में पहले से ही पढ़ा चुका था। लेकिन एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 11 है देखेंगे आप लोग, उसमें अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है संविधान की मूल संरचना, तो उसको मैं छोड़ दिया था। उसको छोड़ दिया तो एक चैप्टर फिर डिफरेंस हो रहा था, इसलिए मैं सोचा कि उसको पूरा सीक्वेंस में लेकर के ही चलना चाहिए। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे संविधान की मूल संरचना को देख लेते हैं, ठीक है। और पूरा सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे मैं बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तुरंत तुरंत इसको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो संविधान की मूल संरचना जो है ना, इसका क्या मतलब है। जब संविधान हम लोग को जब बनाया गया उस समय एक संविधान जो हमारा देश उस पे चले, तो उसको पूरा बहुत अच्छे से सोच करके तो बनाया गया। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि कभी कोई कोई जो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट हमेशा अपना चेंज होती है। तो कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसा होता है, जैसे कि उस समय क्या था, जो केशवानंद भारती जो मामला था उस समय भारत सरकार का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी 1976 में। तो उस समय ऐसा लगा कि अगर कोई गवर्नमेंट भी आ जाती है जो कि अगर चाहे कि संविधान को बहुत सारी चेंजेस उसमें कर सके, वो चेंजेस भी पॉसिबल था। जबकि बहुत संविधान संविधान सभा थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बहुत कुछ सोचा गया था। लेकिन उसके बाद भी एक चूक था, जो कि वो भी कंप्लीट हो गया 1976 में। जब ये पता चला कि सरकार अगर चाहे तो संविधान में बहुत सारी चेंजेस कर सकती है, तब उस समय न्यायालय को ये फील हुआ कि कुछ ऐसा हम लोगों को एक रूल होना चाहिए संविधान के अंतर्गत ही। एक ऐसा ढांचा होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जिसको कोई चेंज ना कर पाए, चाहे कोई भी सरकार चेंज हो आए जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान है, जिसके बेस पे हम लोग को चलना है, अगर उसमें कोई बड़ा बड़ा अगर परिवर्तन हो जाता है तो फिर हमारा देश प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए न्यायालय को लगा केशवानंद भारती के मामले में 1976 में, ठीक है, मैं उसको नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसको हम लोग देख चुके हैं। और ये काफ़ी बहुत जाना माना ये जो केस है केशवानंद भारती का जो मामला था वो, तो उसमें न्यायालय ने उस समय संविधान की मूल संरचना का एक सिद्धांत दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको जो सरकार है, यदि कोई भी नियम बनाए, कोई भी रूल बनाए, कोई भी कानून बनाए, उसमें चेंजेस नहीं कर सकती है, उसकी भावनाओं में भी चेंजेस नहीं कर सकती है। तो इसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो उसी को हम लोग मूल संरचना कहते हैं। मूल संरचना के अंतर्गत क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो आते हैं, उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है टॉपिक वाइज कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि मूल संरचना से रिलेटेड है। तो सबसे पहला तो यही है हमारा संविधान की संरचना सर्वोच्चता। यानी कि गवर्नमेंट जो हमारी विधायिका है, चाहे कुछ भी रूल बनाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता जो है वो बनी रहनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये हमेशा विधायिका को, जो सरकार है, उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये न्यायालय के द्वारा ये पहला जो है मूल संरचना में ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की सर्वोच्चता, इसको हमेशा मूल संरचना के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, हम्म। तो ये हम लोग समझ गए, ये पहला जो है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, ये मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा ये है कि भारत, जो हमारे भारत की है, भारत की जो राजनीति है, उसकी जो सार्वभौमिकता है, यानी कि जो उसका राजनीति में भी जो मूल रूप है, ठीक है,
जिसके कारण से हम लोगों का जो लोकतंत्र है वो प्रसिद्ध है। तो वो जो है लोकतांत्रिक भावना जो है गणतंत्रात्मक जो प्रकृति है, ये सब का भी भावना चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद से देखेंगे हम लोग संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो हमारे देश का एक धर्मनिरपेक्ष हम लोग देश है ना, तो इसमें भी कभी भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम लोगों का इसमें ये भी जोड़ा गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो बीच जो शक्तियों का विभाजन है, ये जरूरी है। शक्तियों का विभाजन जो है, उससे क्या होता है, एक दूसरे के अंतर्गत इंटरफेयर नहीं करते हैं और एक दूसरे को समन्वय के साथ चलते हैं। ठीक है, सबको पता है कि हाँ ये अधिकार न्यायालय का है, ये अधिकार कार्यपालिका का है, ये जरूरी है। तो इसमें भी कभी भी इसकी भावना में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से संविधान का संघीय स्वरूप। ठीक है, संविधान का संघीय स्वरूप है ना, हमारा जो पूरा देश है, जो पूरा संघ हम लोग बोलते हैं ना, तो इसलिए क्या है, संघीय स्वरूप भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ये भी मूल संरचना के अंतर्गत आता है। उसके बाद से राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा याद रखना मूल संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद से व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। ठीक है, संसदीय जो प्रणाली है वो भी, और कानून का शासन। ठीक है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये मूल संरचना के अंतर्गत अब आ गया है। और साथ में लास्ट ये है संविधान संशोधन की संसद की जो सीमित शक्ति है कि किस हद तक जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसको भी अब मूल संरचना के अंतर्गत दिया गया है। क्योंकि आप देखे होंगे जो 42वां ये संविधान संशोधन था, उसमें देखे होंगे किस तरीके से संविधान का पूरा आखिरी मतलब उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि अगर उसमें यहाँ तक रूल बना दिया गया था कि यदि सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वो वो समीक्षा से बाहर होगा, अब उसको कोई समीक्षा ही नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से न्यायालय को समझ में आया कि संविधान का जो संशोधन है उसका भी एक सीमित शक्ति भी हम लोग को मूल संरचना के अंतर्गत रखना होगा। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया मूल संरचना का चैप्टर। ठीक है, इसमें बस इतना ही टॉपिक था। देखिए हम लोग ये जो चैप्टर 11 करके मैं इससे पहले पढ़ाया था, ये वही है संसदीय व्यवस्था। इसको हम लोग देख चुके हैं संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, जो कि मैं बताया था उस समय कि जो कार्यपालिका होगी वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, इसकी विशेषता होती है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका इसमें होता है। बहुमत, जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाता है, ये संसदीय व्यवस्था में है। ठीक है, उसके बाद से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है और दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो ये मैं पहले ही बता दिया था कि एक पहले सदन का व्यक्ति सदस्य होता है, उसके बाद से वो फिर मंत्रालय यानी मंत्री। ठीक है, तो मंत्री का जो कैबिनेट में जो पहले सदस्य बना, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना संसद का या सदन का सदस्य बने हुए डायरेक्टली वो मंत्री बन जाता है, तो उसको फिर क्या करना होगा, उसको 6 महीने के अंदर में सदन का भी सदस्य बनना बनना अनिवार्य है। उसके बाद से प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन होता है। ठीक है, बाकी इसमें में भी हम लोग देख देख लिए थे। ठीक है, अस्थायी सरकार, नीतियों की निश्चितता, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध और अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। उसी प्रकार से अब राष्ट्रपति शासन की भी विशेषताएं थी। ठीक है, जिसको एक बार देख लेते हैं। एकल कार्यकारिणी उसमें होती है, यानी कि अकेला एक व्यक्ति, एक कार्यकारिणी होती है, उन्हीं लोग पूरा मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति एवं विधायिका के जो पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए उन लोगों का निर्वाचन होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, एकरूपता नहीं रहती है, एक एकल सदस्यता होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण इसमें होता है, निचले सदन का विघटन नहीं होता है और शक्तियों का विभेद होता है। इसमें कई सारे दोष भी हैं,
राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। गैर उत्तरदायित्व सरकार होती है इसमें। गैर उत्तरदायी नेतृत्व की भी संभावना होती है और सीमित प्रतिनिधित्व होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 13 जिसमें संघीय व्यवस्था। देखिए संसदीय व्यवस्था अलग है, संघीय व्यवस्था अलग है। संघीय और संसद, देखिए संसद जो हम लोग का जो पूरे सरकार को जो मैनेजमेंट करती है, ठीक है। हमारा जो संसद है वो दिल्ली में है। तो वहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा है तो उसकी व्यवस्था कैसी है, या पूरे देश में जो जहाँ से हम लोग को पूरा नीतियाँ बनता है, जो पूरा गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा देश के लिए जो नीतियाँ बनाती है वो संसद होता है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था कैसी है। और संघीय व्यवस्था का मतलब पूरे देश का जो व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कितने पार्टीशंस हैं। जैसे कि हमारे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों का जो व्यवस्था है उसमें देखिए संघ के अंतर्गत है। संघ में ही सारे स्टेट्स पूरे जुड़े हुए हैं जिनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो संघीय व्यवस्था में कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों में पूरा डिफरेंस है, ठीक है। देखिए इसमें भी छोटा सा बस इतना ही टॉपिक है, जिसको हम लोग अंतर समझ लेंगे तो सारी चीज़ें समझ लेंगे। देखिए संघीय सरकार एक होती है और एक होता है एकात्मक। यानी कि कई देशों में देखेंगे कि संघीय सरकार होती है, जैसे हमारा संघीय सरकार है। कई जगह पे देखेंगे एकात्मक सरकार होती है, ठीक है। तो संघीय सरकार में क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देखेंगे। देखिए संघीय सरकार में पहला आपको याद रखना है कि दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार की मतलब ये होती है कि हमारे देश में देखेंगे कि एक तो पहले हमारे केंद्र में एक सरकार है, लेकिन स्टेट्स में भी हमारे सरकार है। वहाँ भी हम लोगों को देखेंगे कि स्टेट के जो सीएम होते हैं वो अलग अपना गवर्नमेंट गवर्न करते हैं, लेकिन वो क्या होता है केंद्र के अंतर्गत होते हैं। लेकिन उनका दोहरी सरकार इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यदि संघीय व्यवस्था है उसमें दोहरी सरकार रहेगी। उसका लिखित संविधान होगा। आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे कि कई बार होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर नॉर्मली आप रटोगे इसको तो उसमें कई बार आप भूल जाओगे। देखिए संघीय सरकार, सबसे पहले तो संघ सरकार जो है, संघ का मतलब क्या है कि बहुत सारे एक ग्रुप से अलग होता है संघ। ग्रुप, मैं पहले ही बताया था कि ग्रुप क्या होता है। मान लो कि 5 लोगों का एक जुड़ा हुआ एक एक जुड़ाव, ठीक है। एक साथ लोग हैं, साथ में आपस में मिले हुए हैं, तो एक ग्रुप हो गया। लेकिन जब संघ बन जाता है तो वो संघ भी 5 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन संघ ऐसा है कि उसमें से अब कोई अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे समझिए कि हमारे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि संघीय व्यवस्था में पूरा जितने ग्रुप हैं उनको अब अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनमें समस्या तो आ सकती है ना। क्योंकि बाकी देखेंगे जो ग्रुप्स अलग अलग, जैसे कि आप देखेंगे इधर बाकी देशों में, जैसे हम लोग का अमेरिका में देखेंगे आप, वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ भी अलग से स्टेट्स हैं, लेकिन उनको अधिकार है उन लोगों को अलग होने का। तो इस तरीके से उनका भी है, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन समस्याएं तो रहेंगी। तो उसके लिए आप लॉजिक लगा के सोचेंगे कि संघीय व्यवस्था में यदि सारे स्टेट्स सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए, कुछ तो ऐसा कठोर ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि किसी भी अगर ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत होता है, व्यक्ति यानी कि स्टेट्स मान लो, दिक्कत होता है तो उनके पास भी कुछ ऐसा राइट्स हो, उनको भी कुछ ऐसा रूल हो जिससे कि उन लोग उससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, या फिर उनका ऐसा दायरा हो जिसके सीमा में रह करके वो लोग अच्छे से काम कर सकें। तो लिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी देश में जितने भी स्टेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम लोग अपना ही मान लेते हैं, हमारे देश में जो स्टेट्स जुड़े हुए हैं वो लोग क्या होता है कि उनको अगर कोई भी दिक्कत होता है, स्टेट्स को मान के चलो कि जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज़्यादा दबाव डालने लग गई, तो स्टेट्स के पास क्या ऐसे राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। तो उनके पास है संविधान, जो कि लिखा हुआ है। यानी कि लिखा हुआ है मतलब उनके पास पूरा सबूत है कि देख लो, मेरा जो इतना अधिकार है, मुझे ये काम करना है। स्टेट्स बोल सकता है क्या, मेरे लिए मेरा ये इतना काम है, इसको मुझे करना ही है, उसके लिए आप नहीं रोक सकते। तो इस तरीके से क्या हो गया कि केंद्र सरकार का भी उतना ही दबाव है
जितना कि जो स्टेट्स है स्टेट उतना में सहन कर सके, उतना में अपना काम कर सके, अच्छे से अपना राज्य को चला सके। तो समझ गए लिखित संविधान के अंतर्गत क्या है, लिखित संविधान होना जरूरी है संघीय सरकार में, आवश्यक है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, जस्ट इसका यही हम लोग जो इसको देखें ना लिखित संविधान, सेम वही इसको भी समझेंगे आप। यदि शक्तियों का जो विभाजन नहीं होगा तो फिर वही बात है ना कि क्या होगा, जो सेंटर में जो सरकार है वो दबाव बनाने लग जाएगी। तो इस तरीके से जुड़े हुए उनको अलग होने का अधिकार तो नहीं है पहले ही, लेकिन उनको अच्छे से उनको शक्ति भी तो मिलना चाहिए उनको अपने काम करने का, है ना। अपना देखे होंगे हम लोग खुद घर परिवार में भी सभी लोगों का क्या, जैसे अगर विभाजन होते हैं, चाहे सभी का अपना अपना एक काम होता है, वो लोग अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। सेम वैसे ही आप समझिए हमारे देश में होता है। तो वो क्या होता है स्टेट्स में भी अपना उनका भी अपना शक्ति होता है कि वो कितना क्या क्या काम कर सकते हैं, उसमें केंद्र दखल नहीं देती है। वो बात अलग है कि अगर केंद्र तो हमेशा मेन ही है, ठीक है ना, लेकिन जब तक स्थिति नहीं बिगड़े तब तक वो दखल नहीं दे सकती है। तो ये आप समझ गए। देखिए चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय सरकार में हम लोग पूरा लॉजिक तरीके से अच्छे से समझ रहे हैं, आप इसको समझ गए होंगे ना कि सारी चीज़ें लॉजिक हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना आपको याद भी होगा प्लस कंफ्यूजन नहीं होगा। तो संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता क्यों होनी चाहिए, फिर से वापस उसी पे जाएंगे। ये लिखित संविधान और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो सरकारें उन शक्तियों का विभाजन होगा। यानी कि ये सब तो हो गया, लेकिन यदि संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो इसको मानेंगे कैसे लोग, केंद्र सरकार इसको मानेगा कैसे, या कोई भी दबाव बनाता है तो उसको कैसे मानेगा। वो तभी मानेगा जो रूल बनाया गया है वो सर्वोच्च हो, है ना। तो उसको हम लोग प्राथमिकता देना जरूरी है हम लोग को, इसलिए संघीय सरकार में ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। कठोर संविधान। ठीक है, संघीय सरकार के अंतर्गत कठोर संविधान क्यों होना चाहिए, फिर से सभी इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता है वैसे कठोर संविधान भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके ऊपर भी उतना दबाव नहीं पड़े, और दबाव अगर किसी भी कारणवश कोई रूल बनाना हो, किसी भी तरीके से चेंजेस करना हो, तो इतना आसान ना हो जाए कि जो सेंटर का जो मेन जो लीडर है या मेन जो सरकार है वो क्या करे, पूरा दबाव बना ले। तो इसलिए कठोर संविधान भी रखना जरूरी है ताकि अब कठोर संविधान का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों को किसी चीज़ को संशोधन करना है, जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे जो तीसरा आप देखे होंगे कि बहुमत, हमारा जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, इसके अंतर्गत कोई भी चेंजेस करना है, ठीक है, जो भी संघीय क्षेत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है तो अगर जो केंद्र की सरकार है वो अपने आप ही चेंज कर लेगी तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए उसको कठोर बनाया गया है ताकि स्टेट्स भी उसमें अलाउ करें, उन लोग को भी उसमें मर्जी हो, उन लोग को भी सहमति हो, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ये काम सही हो रहा है, यानी कि केंद्र का भी बहुत ज़्यादा दबाव ना हो उसको रोकने के लिए कठोर संविधान भी जरूरी था बनाना। तो इसमें क्या है, संघीय सरकार में कठोर संविधान की भी एक विशेषता रहेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्यों रहेगा समझ गए हैं। जो भी संघ जो बने हुए हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कानून से रिलेटेड, तो जो न्यायपालिका है अगर वो स्वतंत्र रहेगी तभी तो वो बता सकती है कि हाँ ये जो है इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका भी जरूरी है। उसके बाद से द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि ये जो भी रूल बने उसमें परफेक्टली सभी को अच्छे से सहमति ले करके, सभी को अच्छे से एक समझ करके बनना चाहिए जो कानून बने। ठीक है, तो इस तरीके से सारे में एक लॉजिक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो ये हो गया संघीय सरकार। अब हो गया एकात्मक सरकार। देखिए संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में आप ये चीज़ समझ गए हैं कि क्या होगा। एकात्मक का मतलब क्या हो गया आप समझ गए ना, कोई एक लीडर रहेगा वो पूरी तरीके से नियंत्रण करेगा, जबकि संघीय सरकार में एक तरीके से सभी लोग समन्वय के साथ चलते हैं। ठीक है, केवल कोई एक व्यक्ति ही सारी चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करता है। देखिए हम लोग जो संघीय सरकार का ये जो टॉपिक है, हम लोग उसी से एकल सरकार को समझेंगे।
क्योंकि इसको समझेंगे तो इससे जस्ट उलट होगा एकात्मक सरकार। तो इसी टॉपिक को हम लोग फिर से यदि अच्छे से ध्यान में फोकस में रखेंगे तो हम लोग को तुरंत हम लोग पहचान लेंगे कि एकात्मक सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे दोहरी सरकार है तो जो एकात्मक सरकार में क्या अंतर रहेगा, वो वहाँ पे एकल सरकार रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखित संविधान है संघीय सरकार में, वैसे ही इसमें क्या होगा कि उसमें लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोगों का देखे होंगे जो फ्रांस में है, फ्रांस का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, जबकि दोनों एकात्मक ही सरकार है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है, एकात्मक सरकार में ज़रूरी नहीं है। देखिए जो संघीय सरकार ये जो मैं बताया हूँ ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? एकात्मक सरकार बताया ना, मेन बस इतना ही है कि अगर कोई एक सरकार बन रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है ज़्यादा, मतलब किसी को दबाव बनाना है नहीं बनाना है। एकात्मक सरकार है, उसको जैसे मर्जी करेगा वो वैसे अपना गवर्निंग करेगा उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। उसी प्रकार से देखिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसमें ज़रूरी नहीं है, विभाजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकल सरकार है तो ये बनता ही नहीं है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं सरकार चला रहा हूँ, मेरे आगे पीछे अब कुछ नहीं है, मेरा मन है मैं संविधान को सर्वोच्च रख सकता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ नहीं रख सकता, नहीं रखूँगा। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो जापान है उसकी संविधान सर्वोच्चता है, जबकि वो एकात्मक है। ठीक है, सर्वोच्च रखता है वो, जो जापान का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, जबकि वो एकात्मक सरकार है फिर भी। लेकिन साथ ही जब ब्रिटेन का देखेंगे तो वो वहाँ पे सर्वोच्चता नहीं देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कठोर संविधान, फिर यहाँ पे बात वही आएगा कि संविधान कठोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस का जो है वो कठोर है, लेकिन ब्रिटेन का लचीला है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका जो संविधान से ज़्यादा वो अपने जो उनका पार्लियामेंट है उसको ज़्यादा वो लोग महत्व देते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर कोई एक लीडर है, अगर कोई एक लीडर रहेगा तो वो चाहेगा क्या कि कोई उससे आगे रहे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे एक संघ सरकार है तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वही होगा कि विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जैसे कि ब्रिटेन में है, जबकि चीन में नहीं है, एक सदन ही है वहाँ पे। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए ना। केवल आप इतने को ध्यान में रखिएगा, इतने को ध्यान में रखें तो एकात्मक सरकार आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा आप बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा परफेक्टली सीक्वेंस एक बन गया है। अब हम लोग इसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पूरा सीक्वेंस के साथ ही पढ़ेंगे। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।